स्वागत है आपका माई स्टडी क्लासेस में। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल है उसको ख़त्म करेंगे। ये इसका दूसरा पार्ट है। इस वीडियो हम सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या है, इन सेल के अंदर पर्टिकुलर वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इनको बांटा किस तरह गया है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सिंगल मेम्ब्रेन वो सारे सेल ऑर्गेनल्स जो सिर्फ सिंगल सेल से कवर्ड है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स एंड पेरोक्सिसोम्स। फिर आता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या जैसे प्लास्टिड भी बोलते हैं। इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए मटेरियल होता है। फिर आते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जैसे राइबोसोम, सेंट्रोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनके सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते। तो सबसे पहले आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रहेगा, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। मीन्स सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऐसे ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बना हुआ होता है। ऐसे ये ट्यूब्यूल्स का मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बनाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर, क्लॉड एंड फुल्लम। These are present in all cells except prokaryote and mammalian erythrocyte. प्रोकायोट और मेमेलियन एर्थोसाइट, मेमेलियन एर्थोसाइट मीन्स आरबीसी हो जाएगा। उन दोनों के अलावा ये हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जो ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। जब ये इस तरह के ट्यूब्यूल्स के ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते तो वो उल्टा बन गया, ये वाले जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे, और जिन पे कुछ नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे। ठीक है, जिन पे राइबोसोम्स नहीं होते। तो सबसे पहले आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिर्फ ट्यूब्यूल्स से बने हुए होते हैं, लाइक ये इस तरह की मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स से ही बने हुए होते हैं चारों तरफ से। फिर ये प्रोड्यूस करते हैं स्टेरॉइड्स, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। राइबोसोम्स इसमें एब्सेंट होता है, इनका स्मूथ सरफेस होता है इन ट्यूब्यूल्स का, और ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। कैसे, लिपिड्स और पॉलीसैकेराइड्स या प्रोटीन ये सारे मिलके एक मेम्ब्रेन तैयार करते हैं अराउंड द सेल, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसलिए जब ये प्रोडक्शन करते हैं मेम्ब्रेन का, इसलिए इसे ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, ये उसमें मदद करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब इन्हीं ट्यूब्यूल्स के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाएं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, उनका सरफेस रफ हो जाता है। ये सिस्टर्ने और वेसिकल्स से बने होते हैं। ये दोनों हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कैसा होता है। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं और कंटेन राइबोसोम्स ऑन इट सरफेस, जो अभी बताया स्ट्रक्चर पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। फिर आता है फंक्शन क्या है आर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इट इज़ द ओनली ऑर्गेनल विच सर्व एज ए कैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ सेल में थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए ही जाएगा सारा का सारा। ये अंदर का जितना भी मटेरियल होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे एक रास्ता देता है इन सारी चीज़ों को बाहर जाने का। इट ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है, एक फ्रेमवर्क, जैसे हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बोन्स बनाते हैं, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाते हैं सेल का, जिससे प्रोवाइड करते हैं सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, जहाँ पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो सके, और इसलिए ये बनाते हैं एंडोस्केलेटन ऑफ अ सेल। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट, प्रोटीन, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों का ये सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले crucial role in detoxification of drugs as well as poisonous by product। इसका मीन्स जितने भी ड्रग्स, जितनी भी चीज़ें ड्रग्स या एंजाइम्स हमारे अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं उनको डिटॉक्स करते हैं, उनके अंदर से पॉइजनस चीज़ें अलग कर देते हैं, अलग करके उसे छोटी छोटी चीज़ों में और तोड़ देते हैं।
मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है? वही जब प्रोटीन और लिपिड्स जो प्रोड्यूस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड प्रोड्यूस करता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन हमारा सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों प्रोटीन एंड लिपिड्स प्रोड्यूस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है वो सेल मेम्ब्रेन बनाने के हेल्प करता है, इसलिए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। उसके बाद सेकंड हमारा सेल ऑर्गेनल्स आता है गोल्जी एपरेटस। Golgi apparatus. Golgi apparatus consists of a system of membrane-bound fluid-filled vesicles. Fluid-filled vesicles बनाते हैं ये. Arranged parallel to each other in stack called cistern, along with some large and spherical vacuoles. Means एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थोड़े से ऊपर इस तरह का ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, इसे सिस्टर्न बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे सिस्टर्न बोलेंगे। ये एक तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक, और एक के ऊपर एक साथ में अरेंज होते हैं, जिसे हम सिस्टर्न बोलते हैं। और कुछ लार्ज वैक्यूल्स, स्फेरिकल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। प्रोकार्ड्स में एब्सेंट होते हैं, मेमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, और सीव सेल्स, जब हम आगे टिश्यू सेप्टर पढ़ेंगे तब उसके अंदर सीव सेल्स क्या होते हैं उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें भी ये एब्सेंट होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ल्यूमेन जो बीच का एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, ये सिस फेज हो गया तो ये ट्रांस फेज हो जाएगा। ये हमारा 1 सिस्टर्न है, यहाँ से इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आ रहे हैं, यहाँ से आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वेसिकल्स, यहाँ से न्यूली फॉर्म वेसिकल्स बन रहे हैं, तो यहाँ से वेसिकल्स अंदर आ रहे हैं सिस्टर्न के थ्रू। अब आता है फंक्शंस क्या है गोल्जी एपरेटस का। इट्स फंक्शन इंक्लूड, सबसे पहला मेजर फंक्शन क्या है? स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स। जितनी भी चीज़ें न्यूक्लियस से निकलेंगी विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे एक कैनल प्रोवाइड करेगा, रास्ता देगा जिससे वो सारा सामान बाहर निकलेगा। फिर उसको स्टोरेज करने का काम, उसे और अच्छा करने का काम, पैकेजिंग उसकी करने का, और उसे उन प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का काम इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर में भर देने का काम गोल्जी एपरेटस का होता है। इट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स होते हैं सुसाइडल बैग जिसमें हमारा सारा सेल का वेस्ट जाता है। इट इज़ सेक्रेटरी इन नेचर, क्यों? क्योंकि ये वेसिकल्स को निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इट हेल्प्स इन मेलानिन सिंथेसिस। मेलानिन ये एक पिगमेंट होता है जो ह्यूमन बॉडी का कलर डिसाइड करता है। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करता है ये। फिर आता है हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल का पहला टाइप, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इट इज़ अ रॉड शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी। ये रॉड शेप स्ट्रक्चर होगा जो साइटोप्लाज्म में मिलता है, हर यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा एक्सेप्ट आरबीसीज में नहीं मिलता। आरबीसीज में ज़्यादा कोई भी ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते। दीज आर ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकार्योट के अंदर एब्सेंट होते हैं। फर्स्टली सीन बाय कॉलिकर इन इंसेक्ट सेल इन 1888। तो सबसे पहले कॉलिकर ने देखा था इसको इंसेक्ट सेल्स के अंदर 1880 में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल या स्टोरेज बैटरी, क्यों? क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन जो होंगे उनके पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है इस फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर्स लाइक क्रिस्टेई। यह आउटर मेम्ब्रेन होगी हमारी ये इस डायग्राम में, जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेगा, और ये होगी इनर मेम्ब्रेन जिनकी फोल्डिंग्स होंगी। फोल्डिंग जितनी होगी उससे हमारा ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिससे वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेगा, और इन फोल्डिंग से को हम कहते हैं क्रिस्टेई। फिर इसके बाद अपना सेल्फ राइबोसोम्स होते हैं। सेल्फ इसके बाद अपना डीएनए मटेरियल होता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इस प्रेजेंट इन दोनों के बीच में, और मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, सेम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। अब आता है फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।
इसका सबसे मेन काम क्या है? स्टोर करना और प्रोड्यूस करना, रिलीज़ करना एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल होती है। जब सेल के किसी भी पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो एटीपी को यूज़ करता है। ये सेल की करेंसी, एनर्जी करेंसी होती है। इट इज़ अ साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल की रेस्पिरेशन का साइट है, यहाँ से सेल की रेस्पिरेशन होती है जो कर्व साइकिल कहलाती है, इन विच जिसकी वजह से एटीपी जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है सेल के अंदर। फिर आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स एंड पार्ट। जैसे कि राइबोसोम्स स्मॉल होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, नॉर्मल सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऐसे ही प्रेजेंट हो सकते हैं, कभी का सिस्टर्नी के अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं चारों तरफ, या ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल्स में हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सिस्टर्नी में, गोल्जी एपरेटस में मिल जाएंगे, वेसिकल्स में भी मिल जाएंगे, या कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे मीन्स राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करने का। ऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स होंगे कोडेड बाय द न्यूक्लियर डीएनए आर सिंथेसिस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। तो जितने भी प्रोटीन्स होंगे जिनका डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए बनाने का काम होगा, वो सारे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से निकलेंगे। एंड डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए। फिर डीएनए उनको ट्रांसक्रिप्ट करके एमआरएनए में कन्वर्ट करेगा, विच कम्स आउट टू द न्यूक्लियस से, न्यूक्लियोलस से जो निकलेंगे, एंड ट्रांसलेटेड बाई राइबोसोम अटैच टू आरईआर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और वो वापस न्यूक्लियोलस से निकल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से निकल के वो वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो जाएंगे। फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का? सबसे मेन है कि राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंड सिंथेसिस प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, उसके अंदर न्यूक्लियोलस। जब वहाँ से साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स जो डीएनए को करते हैं और डीएनए ट्रांसक्रिप्टेड करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, वो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो प्रोटीन्स बाहर निकलेंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाकर अटैच हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स। ठीक। फिर अगला आता है अब हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ओनली प्लांट्स के अंदर दिखता है। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड जो है वो डिस्कॉइडल होता है, एक तो डबल मेम्ब्रेन होता है, ऊपर से डिस्कॉइडल होता है, डिस्क शेप का दिखता है। ठीक है, और ओनली एंड ओनली प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। बिसाइड बीइंग डिस्कॉइडल और रोम्बिक इन द प्लांट सेल, दे ऑक्यूर इन वेरिएबल शेप लाइक एल्गी। एल्गी के अंदर जैसे बहुत ही डिफरेंट शेप्स के प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, सेम प्लांट्स में भी ऐसे ही डिफरेंट शेप के प्लास्टिड भी प्रेजेंट होते हैं। वो यू शेप हो सकते हैं, स्पायरल, कॉइल्ड, रिबन शेप, वो किसी भी शेप का हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम, दे आर फॉलोइंग ऑफ 3 टाइप्स। प्लास्टिड जो हमने 3 तरह के पढ़े थे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। किस तरह का पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है उसके बेसिस से हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह का प्लास्टिड है। जैसे ल्यूकोप्लास्ट, तो प्राइमरी फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, वाइट फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यू ऑफ प्लांट्स सच एज रूट, bulbon, seeds etc. and they can change into other type of plastids। ये प्लास्टिड्स है। इसका मतलब है कि ल्यूकोप्लास्ट जितने भी हैं इसके अंदर सिर्फ स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ही स्टोर होते हैं। ये वाइट दिखने में होता है और ये नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होते हैं। जो भी जैसे रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होते हैं, यहाँ से फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कोई पिगमेंट भी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वाइट रंग के होते हैं। और ये किसी और तरीके के प्लास्टिड में भी चेंज हो सकते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, एक्सेप्ट ग्रीन, जैसे ग्रीन के अलावा कोई भी रंग होगा वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। इम्पार्ट कलर होता है जैसे फ्रूट को और फ्लावर्स को, जैसे फ्रूट और फ्लावर रंग बिरंगे होते हैं, ग्रीन के अलावा कोई और रंग के होते हैं।
तो वो उनके अंदर कलर पिगमेंट कहाँ से आता है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। फिर आते हैं क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन इन कलर होते हैं और फाउंड इन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल प्लांट मीन्स स्टेम में हो जाएंगे, लीव्स में हो जाएंगे, बर्ड में हो जाएगा, वहाँ पे जहाँ पे भी ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है प्लांट के, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा हमेशा। दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, एनिमल्स में नहीं होता। इट इज़ हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के हमेशा काम आता है। सो इट इज़ कॉल्ड किचन ऑफ द सेल इन द प्लांट। ये जो है क्लोरोप्लास्ट और ये सारे बाकी मेनली क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के काम आता है, इसलिए हम उसे किचन ऑफ अ सेल कहते हैं, जहाँ से फूड प्रोड्यूस्ड होता है। फिर आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट का ये डायग्राम है, जिसके अंदर इसके पार्ट्स देखो, जो दो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ग्रेना एंड स्ट्रोमा में देखते हैं। स्ट्रोमा इसका जितना भी, स्ट्रोमा जो है इट इज़ अ ग्रेनुलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की तरह एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ग्रेना आर एम्बेडेड इन इट। ग्रेना क्या है, ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ये कॉइन शेप स्ट्रक्चर या कह सकते हो, ये ग्रेना होते हैं। ग्रेना इस स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। एंड बिसाइड ग्रेना दे ऑल्सो कंटेन लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, स्टार्च ग्रेन भी होते हैं और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं ग्रेना के अलावा। ग्रेना क्या है, इट कॉन्स्टिट्यूट द लैमिलर सिस्टम। लैमिलर क्यों, एक के ऊपर एक अरेंज्ड है। दे आर फाउंड लेयर्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड दीज आर स्टेक्ल्ड। और इन पूरे को हम बोलते हैं ग्रेना। पूरे इसको बोलेंगे ग्रेना और एक को बोलेंगे ग्रेनम। ईच ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज फॉर्म्ड बाय सुपर इम्पोज्ड क्लोज्ड कंपार्टमेंट कॉल्ड थैलाकॉइड। और हर एक कॉइन शेप स्ट्रक्चर जो है, एक एक जो हो जाएगा, ये हमारा थैलाकॉइड हो जाएगा और इस पूरे को हम बोलेंगे ग्रेनम। फंक्शन क्या है इस ग्रेनम का, दे आर द साइट ऑफ लाइट्स रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट मीन्स जो ग्रेना है, हर एक ग्रेना के अंदर पिगमेंट भरा हुआ होता है क्लोरोफिल का, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है ये। और जो क्लोरोफिल है वो हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, इसी की वजह से ग्रीन कलर शो होता है हमें। ठीक है। स्ट्रोमा का फंक्शन एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमा मीन्स ये हो गए हमारे ग्रेना, और जो बाकी जो अटैच हैं, ये जो बाकी सरफेस बचेगा मैट्रिक्स, वो हो गया हमारा स्ट्रोमा। तो जितना लाइट रिएक्शन है वो तो इन ग्रेनम में हो जाएगा, और जितना डार्क रिएक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस का, वो इन स्ट्रोमा में होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब यहाँ पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए मतलब स्ट्रोमा के अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करते हैं। फिर आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या हैं, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। ये साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड रीजन होता है, जिसके अंदर वाटर या अदर सब्सटेंसेस भरा हुआ होता है, जैसे कि ये रहा, इसे हम वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल की जो लेयर होती है हम उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जिसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसे टोनोप्लास्ट बोला जाता है। इन एनिमल सेल वैक्यूल जो है वो नियरली एब्सेंट ही होते हैं, और अगर होंगे तो बहुत ही स्मॉलर साइज के होते हैं। जबकि प्लांट सेल अ लार्ज सिंगल लार्ज वैक्यूल इज फाउंड विच ऑक्यूपाई अबाउट 90% ऑफ द वॉल्यूम। जबकि प्लांट सेल्स के अंदर ये 90% स्पेस लेते हैं वैक्यूल्स। फंक्शन क्या हो गया हमारा वैक्यूल्स का, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल। ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है सेल्स के अंदर। वाटर जो सॉल्वेंट है उसका आना बाहर, अंदर बाहर होने का हेल्प करता है वैक्यूल्स। एंड स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वाटर, शुगर, प्रोटीन, कुछ भी हो गया, वो सारा उस वैक्यूल में जाकर स्टोर हो जाता है वो प्लांट। अगला आता है लाइजोसोम, जिसे हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये एक वेसिकल शेप में होते हैं, मीन्स गोल गोल
स्पेरिकल टाइप कह लो, वेसिकल्स मीन्स होता है जनरली एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, राउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो दीज आर टाइनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर इंटरसेलुलर डाइजेशन। अब ये एक तो छोटा सा मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है जिसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन के। मीन्स कोई भी, जैसे ये सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। जो न्यूली माइटोकॉन्ड्रिया वो तो सही फंक्शन करते हैं, पर जो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया हो जाते हैं तो वो लाइसोसोम्स अपने अंदर ले लेता है और फिर इसके स्मॉलर छोटे छोटे पार्ट करके उसे डाइजेस्ट कर देता है। उस डाइजेशन के लिए इसको पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं, आरबीसीज के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। और लाइसोसोम्स आर सिंथेसिस बाय गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी जो सिस्टर ने थी वो लाइसोसोम्स प्रोडक्शन करती हैं। और एंजाइम प्रेजेंट इट आर सिंथेसिस बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पावरफुल एंजाइम्स जो होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोड्यूस्ड होते हैं। फंक्शन क्या है इसका? द मेन फंक्शन इज फैगी, मीन्स डाइजेशन करने का काम है। दूसरा, दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये जितना भी जनरेट होता है वो सारा लाइसोसोम्स अपने अंदर रख लेता है। और दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स एंड सेल्स। कुछ भी सेल के अंदर फॉरेन मटेरियल अगर एंटर कर जाता है तो वो लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट कर जाता है। वाई इट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग। अब इसको सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, इन केस ऑफ सेल डैमेज, लाइसोसोम बर्स्ट एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स, सो दे कॉल्ड सुसाइडल बैग। जब भी सेल डैमेज होगा किसी भी तरह से, जब भी सेल डैमेज होगा तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, वो फट जाते हैं और उसमें जितना भी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सीक्रेट हो जाते हैं और सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं और सेल की डेथ हो जाती है। देन सेल फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए सुसाइडल बैग कहलाते हैं, क्योंकि जितना भी वो पावरफुल एंजाइम्स होते हैं वो सारा का सारा सेल में लीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारा सेल डाइजेस्ट कर जाते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इसके अंदर डायग्राम है इसका और कुछ पॉइंट्स, जैसे कि सबसे पहले प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। एनिमल्स के पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स को फूड प्रोडक्शन करना होता है। हम तो फूड डायरेक्ट प्लांट से ले लेते हैं। प्लांट्स हैव अ सेल वॉल टू मेंटेन रिजिड स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी। इनका सेल वॉल होता है, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट्स के पास लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम्स नहीं होते, जबकि यहाँ पे लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। सेल्स जो होंगे वो स्क्वायर होंगे, रिजिड होंगे या ज्योमेट्रिक शेप के होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, सेल्स आर फ्लूइड, फ्लेक्सिबल और मैनी शेप, कोई भी तरीके का शेप हो सकता है। लिमिटेड मूवमेंट होती है, ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते। सेल्स कैन मूव अराउंड ईजिली, हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, हैव स्मॉल या नहीं भी होते वैक्यूल्स। प्लस इसके अंदर सीलिया और फ्लैजिलाज होते हैं, ये हो गए सीलिया और फ्लैजिला जो आपको दिख रहे हैं, जबकि प्लांट सेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसके बाद ये गोल्जी बॉडीज़ हो गई, ये गोल्जी एपरेटस हो गया, ये हमारा से सीलिया फ्लैजिला कह सकते हो आप, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम ऐसे ही प्लांट सेल्स में ये रहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा, फिर लाइसोसोम्स छोटे छोटे जो आपके सुसाइडल बैग कहलाएंगे। बाकी साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल एंड गोल्जी एपरेटस, बाकी क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। अब आता है मेन सेल डिवीजन, मीन्स एक सेल से दो सेलों में कैसे डिवाइड होते हैं, प्लांट सेल्स हो भले ही या एनिमल सेल्स हो,
तो न्यू cells are formed in organisms in order to grow, to replace old, dead and injured cells and to perform gametes required for reproduction. The process by which new cells are made, इसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। तो जिस प्रोसेस से नए सेल्स बने या न्यू सेल्स बने उन्हें हम कहेंगे सेल डिवीजन। और हर सेल को ये ज़रूरी होता है, जितने भी ऑर्गेनिम्स के अंदर जितने भी सेल्स होंगे उन सबको अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए और पुराने सेल्स को जो डेड हो जाते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए या गैमेट फॉर्मेशन के लिए उन्हें सेल डिवीजन करना ही पड़ता है। दो तरह से सेल डिवीजन हो सकता है, या तो एक माइटोसिस या दूसरा मियोसिस। तो सबसे पहले मिटोसिस में क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड मिटोसिस। बहुत सारे सेल्स यही प्रोसेस यूज़ करते हैं अपने आप को डिवाइड कर करके ग्रोथ करने के लिए, जिसे मिटोसिस कहते हैं। इसके अंदर ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, हर एक सेल जो होगा, जैसे यहाँ पे माइटोसिस में क्या है, ये एक सेल हो गया, वो मदर सेल कहलाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर, वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। और जो डॉटर सेल्स होंगे उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने मदर सेल के पास होंगे। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू इन ऑर्गेनिम्स। ये ग्रोथ के काम आते हैं, साथ में ही टिश्यू रिपेयरिंग के काम आते हैं। जितने क्रोमोसोम्स इसके पास होंगे सेम क्रोमोसोम नंबर इसके पास होंगे। फिर आता है मियोसिस, MEIOSIS, यहाँ पे आई आएगा। Specific cells of reproductive organs or tissues in animals या plants divide to form gametes। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो उसमें मियोसिस होगा, जब भी ग्रोथ होगी तो उसमें माइटोसिस होगा। ये डिफरेंस होता है। विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। तो एक सेल वो गैमेट्स में प्रोडक्शन जब करना होगा, वन सेल से जब गैमेट्स बनेंगे तो उसके अंदर मियोसिस यूज होगा, जो आगे फर्टिलाइज करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन। मियोसिस में क्या है? माइटोसिस में एक बारी डिवीजन हुआ, मियोसिस में 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन होंगे, 2 बारी डिवीजन होते हैं। व्हेन सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स। जब भी एक सेल डिवाइड होगा तो 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन हुए जिससे 4 सेल्स प्रोड्यूस्ड होंगे, जबकि माइटोसिस में एक ही डिवीजन हुआ और 2 सेल्स प्रोड्यूस्ड हुए। फिर द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैन दैट ऑफ द मदर सेल। जो नए सेल्स बनेंगे उनके पास सिर्फ हाफ द नंबर ऑफ सेल्स होंगे जो मदर सेल्स के पास होंगे। मीन्स अगर मदर सेल के पास 4 क्रोमोसोम्स हैं तो हर किसी के पास 2-2 क्रोमोसोम्स ही आएंगे। जबकि माइटोसिस में क्या था? इक्वल क्रोमोसोम्स दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। अगर मदर के पास 4 क्रोमोसोम्स हैं तो बच्चों के पास भी 4 क्रोमोसोम्स ही होंगे डॉटर सेल्स में। जबकि मियोसिस में क्या है? अगर मदर सेल के पास 4 क्रोमोसोम्स हैं तो सक्सेसिव 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन्स होने के बाद हर किसी सेल के पास सिर्फ 2-2 क्रोमोसोम्स ही रह जाएंगे। ये चैप्टर यहीं पे ही फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, अपनी क्वेरी मैं आपका आंसर दे दूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को।